दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर से। कश्मीर और कश्मीर का वो शहर टंगबर्ग, और टंगबर्ग का एक टीवी टीबी हॉस्पिटल। और उस टीबी हॉस्पिटल के बेड पर 24 साल का एक नौजवान अपने बिस्तर पे पड़ा ये सोच रहा था कि शायद अब उसकी जिंदगी का क्लाइमैक्स आ चुका है। डॉक्टरों की नज़र में वो टीबी पेशेंट था, और उस वक्त टीबी की बीमारी जिंदगी की एक फाइनल सजा के तौर पर मानी जाती थी। यानी मरीज जिंदा अस्पताल आते थे और अक्सर लाश बनकर बाहर जाते थे। फिर एक दिन उस नौजवान ने खिड़की से बाहर देखा कि एक और जवान कपल हंसते हुए हाथों में हाथ डाले हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था। इन दोनों को सेहत हुई थी। ये दोनों टीबी से पूरी तरह ठीक होकर अपने घर, अपनी जिंदगी में वापस लौट रहे थे। और उसी पल उसके अंदर भी कुछ बदल गया, और उसने ये सोचा कि अगर ये दोनों बच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और यहीं से शुरू हुई उस इंसान की जंग जो बाद में करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जिसने अपना घर बनाया, अपने काम को, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से करोड़ों दिलों पर जिसने राज किया। हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर जी की, जिनका मेगा सीरियल रामायण करोड़ों हिंदुस्तानियों के घरों में पहुंचा और उनकी जिंदगियों में शामिल हुआ। सागर साहब ने पूरी शिद्दत और पूरी हिम्मत के साथ जिंदगी की ठोकरों का सामना किया। घर चलाने के लिए सुनार की दुकान पर काम किया, पियून की नौकरी की, साबुन बेचा, ट्रक क्लीन किया। लीलावती से उनकी शादी हो चुकी थी, बेटा सुभाष पैदा हो चुका था। रातें पढ़ाई में कटती थीं, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन उसी बीच सांस फूलने लगी, खांसी में खून आने लगा। फैमिली डॉक्टर मल्होत्रा ने एक्सरे कराया, और फिर ये दिल तोड़ देने वाली खबर कि टीबी कंफर्म। फिर उनके पिता लाला दीनानाथ ने बेटे को साथ में लिया और टंगमर्ग के उस कश्मीर के उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। टंगमर्ग में एडमिट होने के बाद रामानंद सागर ने अपनी रोजमर्रा की हालत, दर्द, डर और उम्मीद पर एक डायरी लिखनी शुरू की। इस डायरी का नाम उन्होंने रखा मौत के बिस्तर से, डायरी एक टीबी पेशेंट की। और इसके हिस्से, किस्तें उस दौर की मशहूर उर्दू मैगजीन अदब मशरिक में पब्लिश होने लगी। लोग हैरान थे कि जो शख्स खुद मौत के इतना करीब है, वो दूसरों को जिंदगी जीने का हौसला कैसे दे रहा है। राइटर्स, क्रिटिक्स और रीडर्स इस कॉलम के दीवाने हो गए, और यहीं से रामानंद सागर एक मजबूत उर्दू राइटर के तौर पर पहचाने जाने लगे। यह वही कलम थी जो आगे चलकर बरसात, रामायण और दूसरे बहुत सारे फिल्म और टेलीविजन प्रोजेक्ट्स को जिंदगी जिसने बख्शी। रामानंद सागर साहब का असल नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, और वो 1917 में लाहौर में एक कश्मीरी पंडित खानदान में पैदा हुए। लेकिन जिंदगी ने उन्हें फिल्मी दुनिया का सिपाही बना दिया। उनके पुरखे कश्मीर के अमीर जमींदार थे। परदादा लाला शंकर दास श्रीनगर के नगर सेठ महाराज गुलाब सिंह के दरबार में उनके बड़े दरबारी थे। खानदान के पास 500 एकड़ जमीन और कई गांवों की जमींदारी थी। लेकिन सागर साहब की पैदाइश तक परिवार का ये सारा वैभव ढल चुका था। बचपन में घर की हालत पहले जैसी रईसों वाली नहीं रही, लेकिन तालीम और पढ़ने लिखने का शौक हमेशा जिंदा रहा। वो पहले एक पत्रकार बने, उर्दू अखबारों में लिखने लगे और धीरे धीरे फिल्म स्टूडियोज तक पहुंच गए। शुरुआत क्लैपर बॉय जैसे छोटे काम से हुई।
फिर आया 1947 का पार्टीशन। दंगे, डर और बिखराव के बीच उन्हें अपनी फैमिली के साथ भागकर जान बचानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लिए हुए सिर्फ एक ट्रंक लेकर लाहौर से निकले और पहले कश्मीर पहुंचे और फिर मुंबई आए, जहां उन्हें एक बार फिर जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। रिफ्यूजी कैंप से लेकर स्ट्रगलिंग राइटर तक का यह फेज खुद किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। मुंबई में उनकी असली ताकत उनकी लैंग्वेज और राइटिंग बनी। 1940s के आखिरी और 50s में उन्होंने पहले स्क्रिप्ट और फिर डायलॉग्स लिखे और फिर राज कपूर की सुपरहिट फिल्म बरसात से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत राइटर के तौर पर इस्टेब्लिश किया। इसके बाद उन्होंने लाहौर, पायल, आंखें जैसी फिल्में लिखी, डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की, जहां उनकी कहानियां आम आदमी के इमोशंस, फैमिली वैल्यूज और रिश्तों को फोकस करती थी। यही पैटर्न आगे चलकर टेलीविजन के प्रोग्राम्स में भी उनके साफ दिखा। उनका नैरेटिव हमेशा सिंपल, साफ और दिल को छू लेने वाला रहा। 1980s में दूरदर्शन ने जब उनसे रामायण पर सीरियल बनाने की बात की, तब तक वो फिल्मों और राइटिंग में एक रिस्पेक्टेड नाम बन चुके थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह शो इंडियन टीवी की हिस्ट्री बदल देगा। 1987 में रामायण ऑन एयर हुआ और जल्दी ही इस शो को ऐसी पॉपुलैरिटी मिली जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संडे सुबह जब रामायण का टेलीकास्ट शुरू होता था तो कई शहरों में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग दुकानें बंद करके टीवी के सामने बैठ जाते, कहीं कहीं तो टीवी के आगे अगरबत्ती और फूल रखे जाते, धूप जलाई जाती। टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए और रामायण ने दूरदर्शन को उस वक्त का सबसे ताकतवर मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। सागर साहब ने टेक्निकल चमत्कारों से ज्यादा इमोशन और धार्मिक कनेक्शंस पर भरोसा किया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी साबित हुई। बहुत से लोगों को सिर्फ रामायण वाला रामानंद सागर याद है, लेकिन उससे पहले एक सेंसिटिव उर्दू राइटर, एक कॉलमिस्ट, एक एडिटर भी उनमें मौजूद था। मौत के बिस्तर से जैसी रचनाएं, अखबारों में उनके कॉलम और लिटरेरी मैगजीनों में छपी उनकी कहानियां इस बात की गवाही देती हैं कि उन्हें इंसानी जज्बात को पकड़ने और भाषा को सीधा रखने की सलाहियत हासिल थी। और अपने इसी बैकग्राउंड की वजह से रामायण और उनके दूसरे टीवी शोज और दूसरी फिल्में डायलॉग्स उनके आम लोगों की जबान पे चढ़ गए। न ज्यादा भारी, न बहुत फिल्मी, बस ऐसे वाक्य जो दिल से निकले और सीधा दिल तक पहुंचे। रामानंद सागर ने सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने बेटों और बाद की पीढ़ी को भी इस क्रिएटिव लाइन में आगे बढ़ाया। उनके बैनर सागर आर्ट्स ने श्री कृष्णा, जय हनुमान जैसे कई पौराणिक और कई फैमिली शोज बनाए, जिन सब में वही इमोशनल और साफ सुथरा कंटेंट का स्टाइल बरकरार रहा जो दर्शकों को सीधा कनेक्ट करता है। आज उनके बेटे और उनके ग्रैंडसन्स इस प्रोडक्शन हाउस को चला रहे हैं और टीवी के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कंटेंट बना रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि रामानंद सागर की बनाई हुई क्रिएटिव लेगेसी सिर्फ एक दौर तक सीमित नहीं थी। 12 दिसंबर 2005 को रामानंद सागर साहब ने मुंबई में आखिरी सांस ली, लेकिन उनके जाने के बाद कई साल बाद भी रामायण और उनके बनाए शोज बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर रीटेलीकास्ट होते रहे। खासकर 2020 के लॉकडाउन के दौरान जब रामायण ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप हासिल की। एक ऐसा इंसान जो कभी डंगमर्ग के टीबी हॉस्पिटल में मौत का इंतजार कर रहा था, उसने अपने इरादे, अपनी मेहनत और कलम की ताकत से खुद को इंडियन टेलीविजन और इंडियन फिल्म की हिस्ट्री में सबसे बड़े आइकन्स में एक साबित किया। उनकी जिंदगी से यह साबित होता है कि कभी कभी सबसे मुश्किल सीन के बाद ही जिंदगी का असल क्लाइमैक्स आता है। भगवान सागर साहब की आत्मा को शांति दे। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।